अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ऑस्टेंसिबली हमने ओवरऑल 5 साल तो बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन क्या हमें आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ेगा? अगर मैं अवाम की इमोशनलिटी करूं, और क्या उनकी ऐसी ही कोalition गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अचीवमेंट्स क्या रही हैं? थोड़ी सी ही अगर कोई है तो उसको डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ सफदर अब्बासी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, इस हवाले से बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है, और इस तरह की भी कुछ इतलात हैं कि अगर गिलानी साहब दोबारा किसी हल्के से अगर खड़े हों तो वो किस कॉन्फिडेंस से वोट मांगेंगे और वो क्यों वोट मांगेंगे, और फिर अगर हमें वोट देना पड़े उन्हें तो हम उन्हें क्यों वोट दें? सफदर साहब, अगर रहमान मलिक साहब इस तरह की स्टेटमेंट दें कि पीपल्स पार्टी की ज्यादतियों की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को कमीशन बनाना चाहिए, तो किस किस्म की ज्यादतियां हुई आपकी पार्टी के साथ, मुझे बताएं। देखिए जी, ये तो प्योरली एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात है, यकीन इसमें कोई शक नहीं कि जी नहीं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं प्रूफ्स दूंगा इस हवाले से, और अगर इस हवाले से कोई अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की तारीख देखें तो वो यकीनन जो है ना मुख्तलिफ जो हुकूमती अनासर रहे हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट के अनासर रहे हैं, उन्होंने कोई अच्छा सलूक नहीं किया पीपल्स पार्टी के साथ। चाहे आप शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की फेमस जुडिशल मर्डर को ले लें, चाहे उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत डिसमिस होती है तो वो बहाल नहीं होती, अगर कोई और हुकूमतें डिसमिस होती हैं तो वो बहाल हो जाती हैं। मोहतरमा की अपनी जो खिलाफ जो एक वेंडेटा का एलिमेंट है, चाहे वो 90 की दिहाई में रहा हो या चाहे फिर वो 97-98 में रहा हो से लेकर 99 तक, तो वो एक अमर है जिसमें पीपल्स पार्टी की यकीनन जो है वो महसूस करती है कि जी हमारे साथ इस दौरान इतना अच्छा लेकिन क्या अभी भी एस्टैब्लिशमेंट का वही रोल है? क्योंकि आप लोग तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि एजेंसियों का रोल हमने कम करवाया है और हम लोग फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो अब एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद तकरीबन 5 साल पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में बैठी है, तो अब उनके खिलाफ क्या साजिश हो रही है, इस पर जरा मुझे यकीनन जो है ना मेरी आरा डिफरेंट होंगी बनस्बत जो आरा एक्सप्रेस की जाती है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या कोई ज्यादती हुई है? मेरी नज़र में अगर गिलानी साहब का जो रिमूवल है या जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है, वो तो एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हुई जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस से इनकार कर दिया और किसी भी तौर पे उसको मानने को तैयार नहीं। अच्छा सफदर साहब, वैसे ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा जाता है आपकी जमात से। आप लोग हर बात पे कहते हैं कि साजिश हो रही है, कभी भी तहम्मुल से बैठ के उन एलिमेंट्स को एक्सपोज नहीं किया गया, डाइवर्ज नहीं किया गया ऐसे एलिमेंट्स को कि देखिए ये हमारी पार्टी को बड़ा तंग कर रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स नहीं करने दे रहे। आज आके कोई ऑपरेशन रिकॉर्ड डिस्कस हो जाता है, वो फिर 90s की दिहाई डिस्कस हो जाती है, फिर कुछ इल्जाम PMLN पे आ जाते हैं, कुछ फौज पे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पिछले 4 साल में किन एलिमेंट्स ने तंग किया, तो आप लोग एक्चुअली नहीं बता पाए कि आप लोगों को मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जी एक जरूर तफरीक इससे पहले जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ और अब जो कुछ हो रहा है, क्योंकि देखिए ना एक बुनियादी तौर पे फर्क ये है कि गुज़िश्ता अदवार के अंदर जो कुछ भी हुआ अपोजिशन के अंदर हुआ। अब जब हुकूमत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है तो फिर उनके खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, कौन कर रहा है, तो वो तो फिर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो इसको एक्सपोज करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ यहाँ आके जो ड्यूअलिटी है बाज हमारे दोस्तों की एक्सप्रेशन के अंदर, वो ड्यूअलिटी बड़ी हद तक सामने आती है कि जी हुकूमत में बैठे हुए आपके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। क्योंकि मेरी नज़र में जब आप 4.5 साल पूरे कर चुके हैं और बाकी भी लगता है कि आप 2-4 महीने 6 महीने जो है ना गुजार लेंगे, तो उसमें जो ना क्या, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि शायद जिनके बारे में कहा जाता है और जिनके बारे में जो है पीपल्स पार्टी की जो है मुख्तलिफ काबरीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बयान देते हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में या चीफ जस्टिस साहब के बारे में। मैं तो समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब से बड़ा प्रोपोनेंट तो इस हुकूमत को बचाने का और कोई है ही नहीं। वो तो जब भी कोई अगर कोई बात महसूस की जाती है या कुछ कहा जाता है कि जी कोई कहीं से कोई अनडेमोक्रेटिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज होने वाली है, तो सबसे पहले जो चीज आइन को डिफेंड करने के लिए और जो ना पार्लियामेंट को डिफेंड करने के लिए सबसे ऊंची और सबसे तवातुर के साथ जो आवाज उठती है वो तो चीफ जस्टिस साहब की है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जहां तक अगर मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ अगर ना होते तो शायद ये हुकूमत कभी बच न पाती। उनकी एटीट्यूड से तो हुकूमत ज्यादा बचती हुई महसूस होती है। तो इसके अंदर ये जो ड्यूअलिटी है, मैं समझता हूँ कि ये जरा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा काबरीन है उनको इसको
जरा क्लियर करना चाहिए, मैं समझ। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही हूँ कि आपने कितना सक्सेसफुली पिछले 4-5 सालों में मुल्क को संभाला है, आपकी क्या अचीवमेंट्स है नेशनली, आपने मुल्क के लिए क्या ऐसा कर दिया है कि हम बहुत खुश हो जाएं आपकी पार्टी? 4.5 साल हमने इक़्तिदार पूरा कर लिया। अच्छा, बहुत बड़ी अचीवमेंट। इक़्तिदार से मुझे और आपको क्या फायदा हुआ? हाँ, ये और बात है कि जी मुझे शायद कोई फायदा ना हुआ हो, आपको ना हुआ हो, आवाम को ना हुआ हो, नहीं तो इसको अचीवमेंट पॉलिटिकल वर्ड्स में तो कहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें क्या बड़ा है? आप एक सीट पे बैठे रहे, कोई बात नहीं, आप मुझे भी बिठा दें उस कुर्सी पे, बैठना ही है ना, लेकिन बहरहाल इसमें क्या है बड़ी अचीवमेंट? बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी हमारी अचीवमेंट है कि जी हमने जुल्फकार भुट्टो से भी ज्यादा जो ना प्राइम मिनिस्टर का उनका भी टेन्योर कम था, हमारा टेन्योर ज्यादा है, तो ये अगर खुशी पीपल्स पार्टी की क़यादत हासिल करना चाहती है तो मैं और आप कौन होते हैं उनको कहने वाले कि जी वो हासिल न करें। तो मेरी नज़र में यकीनन इसके अंदर ये ज़रूर बात है कि जी इन 4.5 साल के अंदर अवाम को क्या मिला, उस हवाले से यकीनन बहुत से इश्यूज हैं जिस पे जो ना बहस हो सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी पे ऐसा क्या स्नब किया हुआ है कि कौन सी फोर्स आप लोगों को ड्राइव कर रही है जो आप लोगों की पार्टी का ना इम्प्रेशन वो रहा जो पहले था, ना कम्युनिकेशन वैसी रही आवाम के साथ जो वैसी थी, ना उतने जज्बाती रहे आप लोग लोगों को लेके, वो कौन सी, क्या आप लोग ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं या आप लोग रोटी कपड़ा मकान का नारा भूल गए? उसमें तो भी बात है कि मैं तो जरा ओल्ड फैशन्ड स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ। मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो जो पॉपुलिस्ट इमेज थी और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक प्रोग्रेसिव लिबरल इमेज थी, मैं तो उसका कायल हूँ जो कि हमने 1967 से लेकर और 2007 तक 40 साल हमने देखी, बचपन से लेकर और जवानी में आए, जवानी से लेकर फिर तकरीबन अब आप मिडल एज भी समझ लें। तो मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट का जो ना प्रोपोनेंट हूँ और उस स्कूल ऑफ थॉट की बात करता हूँ। अब आके जो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं और ख़ासतौर पर ये तब्दीली की इस पार्टी ने जिसने सियासत को जो है ना महलात से उठा के और अवाम के अंदर लेकर आई थी, गलियों सड़कों पे लेकर आई थी, वही पार्टी की अब मौजूदा जो इंतजामिया है उसी सियासत को उठा के वापस ऐवानों के अंदर ले गई है। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से जो ये क्रिटिसिज्म है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, और बुनियादी तौर पर क्रिटिसिज्म ये है कि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी इस मुल्क के गरीब अवाम के साथ, इस मुल्क के मजदूर, हारी, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, तलबा, अपने वकील, डॉक्टर्स, नौजवान, इनके साथ पीपल्स पार्टी रिलेट करती थी, इनके साथ आइडेंटिफाई करती थी। आज वो आइडेंटिफिकेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि गालबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो जो एक प्रोग्रेसिव लिबरल इमेज थी उसको खत्म करके और इसको एक राइट ऑफ सेंटर पार्टी। अच्छा, क्या उसकी ऐसी वजह है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज या तो इंडिविजुअल पॉलिसीज हो गई हैं या फिर ऑल्टरनेटिव ऐसी पॉलिसीज अपना ली गई हैं जो आवाम को सूट नहीं करती? क्योंकि अयूब खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कमेंट किया अपनी किताब में कि जुल्फिकार साहब जो पॉलिसीज जिन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे वो पर्सनल और इंडिविजुअल पॉलिसीज थी और शायद इसीलिए उनकी वजह उनकी किसी से बनती नहीं थी। तो अगर ये कमेंट, ये गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, अगर हम फॉर द टाइम बीइंग इस बात को गलत मान लें तो क्या जुल्फिकार अली भुट्टो अगर आवाम के लिए कुछ कर रहे थे तो आज की पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करी? और आप लोगों की जो पॉलिसीज है उसका टेन्योर क्या है? ग्राफिकली आप लोग किस एरिया को कवर करते हैं? क्या आप लोग आवाम को कंसिडर करते हैं या आप लोग अमेरिका को कंसिडर करते हैं या फौज को कंसिडर करते हैं? बात यह कि जहां तक अयूब खान साहब की जो कमेंट है वो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में आया होगा कि भुट्टो साहब जो है ना वो एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के खिलाफ थे। भुट्टो साहब जब अयूब खान की कैबिनेट से निकल के बाहर आए तो वो ऑलरेडी इस बात पे तैयार थे कि जी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ना पाकिस्तान के मफादात के ताबे जो ना वो पॉपुलिस्ट लाइन्स लेनी थी जो इस मुल्क के अवाम चाहते थे, और चाहे वो ताशकंद डिक्लेरेशन की मुखालफत हो, चाहे वो आखिर में अयूब खान जो कि शायद उनके मेंटर भी थे लेकिन उनके खिलाफ जो है निकल के सड़कों पे आना और एक इतनी बड़ी अवामी तहरीक को बिल्ड करना, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जितने भी जो इस वक्त असासे हैं, चाहे वो आप पोर्ट्स की सूरत में देख लें, चाहे आप स्टील मिल की सूरत में देख लें, चाहे वो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला की सूरत में देख लें, चाहे कामरा कॉम्प्लेक्स की सूरत में देख लें, चाहे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सूरत में देखें, हर चीज के ऊपर जो है ना जुल्फिकार अली भुट्टो की वो जो पॉपुलिस्ट छाप है वो पाकिस्तान की हर चीज के ऊपर आपको नजर आएगी। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर अयूब खान का जो कमेंट था वो गालबन इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जहां पे वो समझते थे कि जी भुट्टो की जो पॉलिटिक्स है या भुट्टो साहब जो सोचते हैं वो जो है ना अवाम से रिलेट करता है, और वो क्योंकि एक आमराना ज़हनियत के आदमी तो वो उस हिसाब से सोचते थे। अच्छा, वैसे आज की भी हुकूमत बात तो यही करती है कि भाई हमें आवाम लेके आई है और हमें उन्हीं की सपोर्ट है, आप हमें साइड पे कर सकते हैं। इस हवाले से फर्दर बात करते हैं कि ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे इस हवाले से कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का सफदर साहब इस बात पे इतफाक हो जाता है कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम को बना दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके बाद फिर उन पर इस तरह के एतराज आते हैं कि वो अपने उम्र के इस हिस्से में इतने तल्ख या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नौयत के मैटर्स को नहीं समझ सकते। तो फाइनली एक ऐसा मैटर था जिसमें PPP और PMLN का इतफाक हो गया, अब उसके बारे में भी रिजर्वेशंस हैं। तो वॉज दैट अनदर प्रोपेगेंडा ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम्बल होने की कोशिश करी थी? देखें जी, हम तो बड़े शरीफ हैं, हम फखरुद्दीन जी इब्राहिम को इसी भी बना देते हैं, लेकिन फिर अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है या क्या चला? देखिए, असल में जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे, फिर मैं वही कहूँगा कि ड्यूअलिटी का शिकार है। देखिए, उनको एक बात चूज करनी है, वो चूज ये करनी कि जी क्या अब जब हम आखिरी उनके 4-6 महीने रह गए, 7 महीने रह गए, तो अब क्या जो है ना हमने इस चीज को खींच के आखिर तक लेके जाना है और जाके इलेक्शंस करवाने, या ये कि हम अब नेगोशिएट करें इलेक्शंस जो पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन है और जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन है उन सबके साथ। मैं समझता हूं, मैं पिछले 2-3 माह 4 माह से तकरीबन ये बात कर रहा हूं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अब इलेक्शंस को नेगोशिएट करना चाहिए, और मेरी नज़र में ये बड़ा अच्छा, ठीक है, हो सकता है बाज़ लोगों को अच्छा ना लगा हो, लेकिन मेरी नज़र में PMLN की तरफ से जो 3 नाम आए उसके अंदर जो ना अगर इत्तफाक हो गया है फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के ऊपर, तो गालिबन PMLN ने अपने तौर पे जो बाकी उनके जो लोग अपोजिशन में जो कि एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट्री अपोजिशन के लोग हैं उनसे भी उन्होंने कंसल्ट किया था, और इन 3 नाम जो PMLN की तरफ से आए थे वो उस पर एक अपोजिशन का भी इत्तफाक था। अब उन 3 नामों में से एक नाम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इत्तफाक कर लिया, उसकी इत्तेहादी जमातों ने भी इत्तेहाद कर लिया और इत्तफाक कर लिया, और तकरीबन 12 मेंबर की एक कमेटी है और सबने जब इसको जो है यूनानिमसली पास किया, तो मैं समझता हूँ फिर एतराजात जो है ना वो होंगे, एतराजात। लेकिन अगर मैं फखरुद्दीन जी इब्राहिम के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल फिर भी रेज करूं कि क्या इससे अवाम की तवज्जो हटाई नहीं गई इशूज की तरफ के? ना वोटर लिस्टों के बारे में अभी ज्यादा बात हो रही है, ना शफाफ इलेक्शन के बारे में, अब सब इसी बात पे खुश है कि फखरू भाई आ गए, सब इसी बात पे। लेकिन बात ये कि भाई जो चीज अच्छी है वो तो अच्छी है ना, उसको आप क्यों हम लोग रद्द करें हर चीज को? सवाल ही पैदा होता है कि लेकिन अब जो क्रिटिकल बात है, लेकिन अगर ये बात वाकई आगे जाके सच निकल आई कि ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैटर्स एट दिस पॉइंट ऑफ, मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है उनकी। हाँ, ये और बात है कि जी एक एज का फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन यानी मैं समझता हूँ कि उनके और उन पे एक एतराज ये भी किया गया जो उनके खिलाफ पिटीशन आई है कि वो चूंकि वजीर आला की एडवाइस पे चलते रहे हैं और चूंकि वो गवर्नर रह चुके हैं, तो इसलिए अब उनका ये राइट नहीं है या वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो इस ओहदे पे सर्व कर सके। तो इस पे आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी किस तरह? मैं नहीं समझता कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई पाबंदी है कि जी वो इस किस्म की कोई पाबंदी है। कम से कम मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर मैं कोई ऐसी पाबंदी नहीं देखता। देखिए, बात अब बुनियादी तौर पे ये कि जी एक कंसेंसस हुआ है, लेट्स बी ऑनेस्ट, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कंसेंसस हुआ है हुकूमत और पार्लियामेंट्री और एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन के दरमियान। अब जो मेजर क्रिटिकल इशू है वो ये है कि जी हम एक केयरटेकर कैबिनेट किससे बनाने जाते हैं। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो उनकी अकाबरीन है या जो उनके जो इस वक्त क़यादत बैठी है, उसको बुनियादी तौर पर यह सोचना है कि जी क्या जरूरी है कि जी हम इसको खींच के मार्च तक ले जाए, या ये कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ आ जाए। अब मिड टर्म इलेक्शन तो नहीं, अब अर्ली इलेक्शन की बात हो सकती है। मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि जी हम इस चीज को घसीटें और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में की डिसीजन को ना मान के जो एक्रिमनी क्रिएट हुई है, उस एक्रिमनी से निकलने के लिए भी इसको जरूरी है कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ जाएं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बजाय इसके कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो उन्होंने एक महाज खड़ा किया हुआ है जुडिशरी के खिलाफ, बजाय इसके कि उस तरफ जाने के जरूरत इस बात की है कि वो नेगोशिएट करें जो ना पार्लियामेंट्री और एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन जो है इस वक्त जो मौजूद है उनके साथ, और एक क्लियर कट उनको एजेंडा देंगे जी हम इलेक्शन में जा रहे हैं, आए बैठे, अब कब करवाने इलेक्शन, इस पर जो बात हो सकती है। इस पर पीपल्स पार्टी भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है, PMLN भी दे सकती है, और जो दीगर जमातें ऑपोजिशन में बैठी हैं वो भी दे सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बजाय इसके कि जी हम इस कन्फ्रंटेशन में जाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, और हम उस लेटर को बुनियाद बना के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड ले लिया है, बजाय इसके कि आप उस तरफ देखें, वो जो कुछ कोर्ट का नेचुरली एक ऑर्डर है उसको तो आपने मानना है, ये हुकूमत नहीं मानेगी तो अगली मानेगी, अगली वो भी नहीं मानेगी तो उससे अगली मानेगी, बिकॉज दैट ऑर्डर इज स्टैंड्स। जब तक उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं होती वो फाइनलिटी ले चुका है, अब उसमें जो ना अमल होना है। अब कितना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश करे, इस्तेस्ना लेने की कोशिश करे, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं आपकी इसी बात को सेकंड करते हुए ये पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है कि एनआरओ इम्प्लीमेंटेशन केस की वो फाइनलिटी और फिर आपका डिस्क्वालीफाई बार बार होना, फिर नया वजीर आजम आना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हद तक ही कर सकती है। उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है
कि फिर में भी फौज की इंटरफेरेंस हो। तो क्या आपको लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस अभी भी एक पॉइंट के बाद उतने अनस्टेबल हो जाएंगे कि फौज की इंटरफेरेंस हो सके, या खुदा न खास्ता अगर मार्शल लॉ के लिए रास्ते ज्यादा स्मूथ होने से? वो तो मैं समझता हूँ कि अगर तो हम इलेक्शन प्रोसेस को नेगोशिएट करना शुरू करें जिसके अंदर ये नेगोशिएशन तो हो रही है, अनफॉर्चुनेटली मेरी नजर में ये एक फरोई सी बातें हैं, ये यानी उसको अभी मैं इतनी क्रेडेंस नहीं दे रहा, बाकायदा जो ना क्या इसमें कोई वो नहीं होता कि जी पीपल्स पार्टी की जो पीपल्स पार्टी की जो एक तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन है वो बुला ले तमाम सियासी जमातों की ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लेकिन मेरे लिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, बीइंग स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, ये टॉपिक बड़ा बोरिंग हो गया पाकिस्तान के अवाम के लिए कि देखिए जी अदलिया और हुकूमत की लड़ाई हुई, नया वजीर आजम आया, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, फिर फौज आ गई, फिर फौज ने कुछ अरसा जीडीपी को मेंटेन किया, फिर जमहूरी हुकूमत आ गई। हमारे मुल्क का जो सिस्टम है उसमें तब्दीली, ऐसी तब्दीली जो कि फिर सस्टेन करे, जिसकी मेंटेनेंस फी दी जाए, इंस्टीट्यूशंस जिसको फेवर करें, वो तब्दीली नहीं नजर आ रही। क्योंकि आप देखिए अगर आप लोगों ने कोई बहुत ही ढंग का काम किया होता तो क्या आज हम इस सिचुएशन में होते कि आप चीफ जस्टिस आपके खिलाफ बोल रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ रहे हैं और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की बातें हो रही है? वो क्या वजह है कि अभी तक कि कुछ लोग आपको 5 दिन 10 दिन भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि यार चाहे 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाए पर ये हुकूमत जाए सही? ये कौन से अर्ली इलेक्शन है जब आप लोगों ने सारी बरात ले ली, जब आपकी हुकूमत ने मुबैना तौर पर बहुत सारे पैसे खा लिए, जब इतने सारे स्कैंडल सामने आ गए? तो अब अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आ भी जाए तो इसमें पीपल्स पार्टी का कितना फायदा होगा और फिर ऑपोजिशन को इससे क्या तसल्ली होगी? इससे क्या फर्क आ जाएगा अगर ये हो भी गया तो? देखिए उसमें बात है कि बुनियादी तौर पे हमें मैं जाती तौर पे मुझे नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पार्टी की पॉलिसी साजी का जो अमल है उसका मैं हिस्सा नहीं हूं, तो मैं उनकी पॉलिसीज पे ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता कि जी उन्होंने गलत किया सही किया, उसमें जाए बगैर मैं ये जरूर अच्छा, आप तबसरा भी नहीं करना चाहते और फिर आप ज्यादा खुल के मुखालिफत भी नहीं करते, इसकी क्या वजह? देखिए बात है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो गलत बात है उसको गलत कहा जाए और जो अगर कोई सही बात है तो अच्छा, क्या ये आपसे बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या आप डरते तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी का अगर टैग आपसे हट गया तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी? मुझे तो लगता है बीइंग ऑब्जर्वर कि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी इंक्रीज होगी। नहीं देखिए जी, मेरी नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरी एक लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन है। इख्तलाफात यकीनन पिछले 5 साल से चल रहे हैं और जो ना मैंने कोशिश ये की है कि जो भी पॉपुलर कॉजेज हैं जिसको मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हकीकी मानों में अगर क़यादत होती तो वो उनको फॉलो करती, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को फॉलो करूँ। मैंने पीसीओ से लेकर जुडिशरी से लेकर कोई नई पीपल्स, मैं पिछली दफा भी आपसे सवाल पूछा था कि नई पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बना देते फिर आप? देखिए जी, इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लोअर कार्डर्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान, और वो तफरीक बढ़ रही है, वो तफरीक कम नहीं हो रही। उसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है अवाम के दरमियान भी और हुकूमत के दरमियान भी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक ऐसा अंसर हो जो कि खुल के, ये सिर्फ नहीं कि सफदर अब्बासी और नाहिद खान का काम है और दोस्त जो भी हैं, जो बात गलत है अगर उन्होंने पार्टी को संभालना है और पार्टी को वापस उस नजरियाती हवाले से या इंस्टीट्यूशनल हवाले से या पॉपुलिज्म के उस हवाले से अगर वापस उनको जो ना लेकर आना है उस जगह पे जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले खड़ी थी, मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं जो ग्रास रूट्स पे बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिफा किया है, उनको अब निकल के जो है ये बात करनी पड़ेगी और खुलेआम ये बात करनी पड़ेगी कि जो कुछ गलत हो रहा है उसको गलत कहते हुए और पार्टी के अंदर एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अमल से हमें गुजारना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसके लिए जरूरत इस बात की कि बजाय ये कि जी मैं कोई अकेला बात करूं, दूसरे दोस्त भी जो है उसके अंदर सामने आए, और मैं समझता हूं कि ये अब सोच बढ़ रही है इस वक्त जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच बढ़ रही है कि जी ये पार्टी नजरियाती तौर पे बिल्कुल बांझ हो चुकी है, इस पार्टी के अंदर जमहूरी रवायात बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और इस पार्टी को जो ना एक पर्सनलाइज्ड और जाती खानदानी और जाती हवाले से चलाने की कोशिश की जा रही है। ये अब थॉट बढ़ रहा है और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, मैं नहीं कहता कि जो लोग ऐवानों में बैठे हैं वो तो शायद ऐवानों में बैठे हैं मजे उड़ा रहे हैं, उनका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो ग्रास रूट कारकुन है जिसका एसोसिएशन इस पार्टी के साथ रही है, इस पार्टी की क़यादत के साथ रही है, इस मुल्क के अवाम के साथ रही है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये बात फील कर रहे हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो है ना पीपल्स पार्टी के अंदर खासतौर पर ये उसके एंटीथेसिस है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक करती रही है। तो मैं समझता हूँ कि आवाजें आपको बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में काफी ज्यादा आवाजें आपको नजर आएंगी सब वाले से। पता नहीं, आप लोग कहते तो रहते हैं मगर कभी भी कोई तब्दीली ऐसा नहीं आ पाती। मैं कुछ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। जो नेटो सप्लाई के इशू के साथ हुआ, जो जरा दूर रस किस्म के लोग थे उन्हें पता था कि यही होगा,
और मैं अगर एज ऑब्जर्वर बात करूं तो अगर PMLN की हुकूमत भी होती, इमरान खान भी होते, तो चूंकि ये कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ फैक्ट्स हैं जो कि डिनाएबल नहीं है, कुछ सीक्रेट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, जिनके बारे में हम बात करने से डरते हैं, जिसमें एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें हुकूमतें भी इन्वॉल्व होती हैं और जिनमें हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है, तो कोई भी हुकूमत होती तो जो इस पर्टिकुलर इशू का नतीजा है कि हमने खोल दिए रास्ते, वो नतीजा में भी यही निकलता, क्योंकि हमने इसको किसी प्लानिंग से बंद नहीं किया था, हमने इसको इमोशनैलिटी से रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन अब भी अनफॉर्चुनेटली हो गया आप लोगों की हुकूमत में, तो इससे आपका इमेज कितना डैमेज हुआ है, या आप लोगों ने कितना कन्विंस करने की कोशिश की लोगों को कि देखो वी आर इन सच पर्टिकुलर कंडीशन और हमें ये डिसीजन लेना था ना। आपने आवाम को कन्विंस किया, आपने बहुत कॉन्फिडेंस से कह दिया कि मुल्क के वसीतर मफाद में देखें जी रास्ते खुल गए और अभी दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आने वाले हैं। इसी हवाले से फर्दर बात करेंगे, मगर एक ब्रेक लेते ना। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने सफदर अब्बासी साहब से ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिचुएशन को किस तरह टैकल कर रही है कि नेटो सप्लाई अगर रूट्स हमने खोल दिए हैं तो कोई इतनी लॉजिकल रीजन या कोई इतनी ऑथेंटिक रीजन हम आवाम को क्यों नहीं दे पा रहे, पब्लिक डिप्लोमेसी क्यों नहीं कर पा रहे कि देखिए जी मसला तो हमने रूट्स खोल दिए, अब आप हमें ज्यादा तंग ना करें और हमें इसको अपने तरीके से टैकल करने दें, और या तो आप इस तरह कुछ करें या फिर आप रूट्स ना खोलते, या फिर आप लोगों को बताएं कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि मुख्तलिफ हुकूमतों के होते हैं, वो लोग नहीं समझ सकते, उसमें मुख्तलिफ फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं। जी सफदर साहब, आप मुझे बताएं। देखिए, बात बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो बस में पता नहीं कितना है कितना नहीं इस हवाले से, लेकिन एज अ नेशन बड़े मजबूर है बेचारे। नहीं, बहरहाल जो भी आप कह लें, लेकिन एज अ नेशन मैं ये समझता हूँ कि हमने ये जब से ये 79 के अफगान वॉर, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, हमने कभी कोई यूनिफाइड जो न स्टांस नहीं लिया, हमने कभी जो सोच का धारा एक तरफ हमने नहीं रखा, हमेशा एक ड्यूअलिटी रही है हमारी अप्रोचेस के अंदर, चाहे वो ज़िया-उल हक की पॉलिसीज थी, चाहे वो जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज थी, चाहे वो पॉलिसीज जब दरमियान में इंटररेगनम आया, जब हम पेशावर में बैठे और अफगानिस्तान काबुल की हुकूमतें बनाते थे तो हम तो खुश होते थे ना कि जी हम काबुल में पेशावर में बैठे और हुकूमत हम काबुल में बना रहे हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो चाहे ड्रोन्स के हवाले से एक तरफ हम इशारा दे देते हैं कि जी आप ड्रोन अटैक कर दें और दूसरी तरफ हम बैठे शोर मचाते हैं कि जी हम तो ड्रोन्स को काबिल कबूल नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी जो ना हम नाटो सप्लाई रोक देंगे, फिर आप जब खोलते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर ही एक बहुत बड़ा एलिमेंट निकल के बाहर आ जाता है। इसमें मजबूरी क्या पीपल्स पार्टी की? मैं वो जानती हूं कि हो सकता है वाकई कोई मजबूरी हो जो कि आवाम को समझा नहीं पा रहे। इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इसके अंदर मैं समझता हूं कि पूरी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जितने भी कलीदी जो किरदार के लोग हैं वो इसके अंदर शामिल है। मैं जो एक बात आपको कहूंगा, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को एक बुनियादी तौर पर एक डिसीजन लेना है एज अ नेशनल कौम। मैं कहूंगा इसमें सिर्फ कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो नहीं सवाल, पूरी जो स्पेक्ट्रम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, उसको एक फैसला करना है कि जी कि हमने क्या दुनिया के साथ चलना है। मतलब आप 7 महीने तो नाटो को रोक के बैठ गए और आप जो ना कुछ नहीं किया आपने, लेकिन जब आपने खोला तो आपने ये कहा कि हम 49 मेंबरान के साथ तो नहीं लड़ सकते थे। सवाल ये पैदा होता है कि जी पाकिस्तान को अब ये फैसला कर लेना चाहिए कि जी हमने दुनिया के साथ चलना है या हमने एज एन इंट्रोवर्ट कंट्री जो ना अपने आप को अपनी पॉलिसीज के मुताबिक अपने आप को लेकर चलना है। दोनों पॉसिबल है। अगर आप इंट्रोवर्ट के तौर पे रहना चाहते हैं तो कोई मर नहीं जाते, कोरिया में या अपना ईरान में कोई भूखा नहीं मर रहा, सब खा पी लेते हैं, 2 वक्त की रोटी सबको मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं। मैं मुकम्मल करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम एक तरफ जब तक हम ये बात तय नहीं कर लेते, या तो हमने इंटरनेशनल दुनिया के साथ चलना है, अगर चलना है तो उसकी अपनी लवाजमात है, अपने तरीकेकार है। अगर आपने नहीं चलना और आपने अपनी पॉलिसीज को अपनी होम ग्रोन पॉलिसीज रखनी है, अपने मुताबिक चलना है, तो फिर उसकी डिफरेंट जो है ना तरीकेकार है, उसके डिफरेंट लवाजमात हैं। ये जब हम फैसला कर लेंगे, मैं नेशनल कौम मैं फिर कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान का पॉलिटिकल ऑर्डर, सब मिलके जब हम ये फैसला कर लेंगे कि हमें इस राह पे चलना है तो पाकिस्तान की बहुत ठीक है। सब्दर साहब, थोड़ा सा मैं माजी का जिक्र करना चाह रही हूँ। जब अमेरिका और पाकिस्तान का पहला डिफेंस पैक्ट हुआ था तो तब जो पाकिस्तान 1951 में, तो तब जो पाकिस्तान का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था सिकंदर मिर्जा और अयूब खान की लीडरशिप में, उससे पहले तो बेशक इंडिविजुअल ग्राउंड्स थे, दोनों के आपस में बड़े गहरे ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, लेकिन आ जाके हमें असलहा मिल जाता था, आ जाके हमारी काफी हद तक डिमांड्स पूरी हो जाती थी, हमें पैसे टाइम पे मिल जाते थे, वो चाहे एड होती थी, और उसका बैकग्राउंड वही था कि सब कॉन्टिनेंट के बाद हमें कम वसाइल मिले तकसीम होने के बाद।
लेकिन वो क्या वजह है कि पहले हम वही चीज बहुत कॉन्फिडेंस से मांगते थे और वही चीज अब हमें तरले मिनते करने पड़ी है। ये डिफरेंस क्यों आ गया आपके नजदीक? क्योंकि काम हम, और दूसरा है कि अगर हम सबसे पहले अमेरिका की लॉबी में शामिल हो गए हैं तो, और हम कभी नॉन अलाइनमेंट की कॉन्फ्रेंसेस जो दुनिया में 50 से अरेंज होती गई, हम कभी माने गए क्योंकि हम हमेशा एक एलाय कौम रहे हैं, हम हमेशा अमेरिका के साथ अलायंस में रहे हैं, ना हमने कभी उन कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की और ना ही कभी हम एक बेस्ट फ्रेंड की तौर पे या बेस्ट एलाय के तौर पे सामने आ सके। इसमें हमारी कमजोरी कितनी है और इसमें अमेरिका की तरफ से ज्यादती कितनी? देखिए जी, उसमें बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि उसमें इश्यूज ये हैं कि जो ग्राउज हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, कि जब उनकी अपनी जरूरियात होती हैं तो वो पाकिस्तान को जो है वो आसमान पे चढ़ा देते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी जरूरियात खत्म हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान उनके लिए मीनिंगलेस रह जाता है, फिर उनकी सारी की सारी टिल्ट जो है वो प्रो इंडिया हो जाती है। पाकिस्तान की जो डिफेंस पॉलिसीज है उसके अंदर एंटी इंडिया एलिमेंट या इंडिया को एज अपना मुखालिफ जो ना समझ के और उसके साथ डील करना, ये एक पाकिस्तान की ब्रॉडर पॉलिसी का हिस्सा रहा है, चाहे उसके अंदर सिविलियन हुकूमतें थी, चाहे उसके अंदर जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी। मेरी नज़र में हम जब ये महसूस करते हैं कि जी हम तो अमेरिका के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, चाहे वो यूटू का इशू हो बडबीर वाला, ठीक है जी, हम सीटों और सेंटों में जाके हम तो उनके फुल फ्लेज अलाय बन जाते हैं, लेकिन जब इश्यूज आते हैं जहां पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जरूरत, मतलब 65 वॉर में अगर हमें जरूरत थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया तो उनका नेचुरल पार्टनर बन जाता है और हम उनके अलाय हो के भी उनके नेचुरल पार्टनर भी हम अलाय नहीं रहते। तो मैं समझता हूँ ये जो एक ग्राउज दे रहा है, दूसरा ग्राउज ये रहा है हमारा उनके साथ, वो ये कि अमेरिकन ने जब खास तौर पे जब ये पहली अफगान जब प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, सफदर साहब, ब्रेक से पहले पूछी थी मैं आपसे कि कारकुनान जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, कुछ भी होने वाला है, क्या होने वाला है? शुजात साहब कह रहे हैं। देखिए, यकीन चौधरी साहब को ऐसी बात पता होगी जो कि शायद मुझे और आपको नहीं पता, क्योंकि इस वक्त तो बुनियादी तौर पे फैसले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हैं वो तो चौधरी साहब की मर्जी के होते हैं। अच्छा, अगर वो चाहें कि जी अहमद मुख्तार साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो अहमद मुख्तार नहीं बनेंगे वज़ीर आज़म, अगर वो चाहें कि जी कमरुज़्ज़मान कायरा नहीं बनेंगे तो कमरुज़्ज़मान कायरा नहीं बनेंगे। तो इतना होल्ड दे दिया जरदारी साहब ने उन्हें, इतना होल्ड। तो जो दावा मैं सुन रहा हूँ खासतौर पर पंजाब के अंदर जो PML काफ के मुख्तलिफ अकाबरीन है, वो तो ये दावा ये करते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर टिकट आपको लेनी है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। अच्छा, सब्ज़ साहब, पंजाब की पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी बात करते हैं कि आपको लगता है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इस पाकिस्तानी मीडिया इस पॉइंट पे भी बात करे कि राइट विंग की जमातें इकट्ठी क्यों नहीं हो जाती? जैसे एक जमाने में हम ऐसी बातें सुनते थे कि जी मुस्लिम लीगें अगर इकट्ठी हो जाए तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पीर पगाया साहब के जाने के बाद अब कोई भी इस पॉइंट पे बात ही नहीं कर रहा, उनकी डेथ के बाद शायद ही किसी ने ऐसी कोई बात की हो। तो राइट विंग की जमातें अगर इकट्ठी हुई, मैं आपसे एक बहुत जनरली एक बात डिस्कस कर रही हूँ, तो उसका नुकसान होएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अगर PMLN, ऑस्टेंसिबली PTI, जमात इस्लामी, ये सब इकट्ठे हो जाएं तो ऑब्वियसली वोट बैंक तो आपका डिस्टर्ब होगा, लेकिन इनमें इत्तेफाक नहीं है, तो आप लोग इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठा लेते? नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब में इलेक्शन लड़ना एक बहुत बड़ा कठिन काम होगा किसी भी सियासी आदमी के लिए, चाहे वो सिटिंग MNA क्यों ना हो। इन दोनों इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी। अच्छा सर, तो साहब जब गिलानी साहब थे तो अगर मैं उनकी लास्ट स्पीचेस याद करूं, जब वो वजीर आजम के ओहदे पे बरकरार रहे थे, तो वो कहते थे तो बलोचिस्तान को इमीडिएटली हल करने वाले हम, और फिर लोड शेडिंग का मसला तो अभी 1-2 दिन में ही खत्म होने वाला है, और नए सूबे तो हम बना के जाएंगे। और अब नए सूबों की बात ही नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही बात? वो भी आप बहला रहे थे कौम को। मैं समझता हूँ कि ये देखिए, ये जो नए सूबों का इशू है वो तो एक देखिए आइन हल कर सकता है उसका नहीं, लेकिन आपका दावा बता रही हूँ, दावा तो आप कुछ भी कर लें, दावा कुछ भी कर लें, दावा तो ये भी किया जाता है कि गिलानी साहब को इसलिए निकाला गया कि जी क्योंकि वो मुझे नेक्सस नजर ही नहीं आता कि भाई ये कहा जाता है कि गिलानी साहब को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो सराय के सूबे के हामी थे। मतलब सराय के सूबे के हामी वो कब बने भाई? जब आपने 18वीं तरमीम की तो उस वक्त आप ये कर सकते थे चीजें, उस वक्त आपके पास एक चीज। लेकिन नहीं, सूबे बनने से मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपसे पूछूं कि प्रोसेस इतना स्लो क्यों हो गया, और अगर स्लो होना ही था तो फिर आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं आपको फिर कहूँ ना, बात यह कि ये एक आईनी अमर है। आप सूबे जो है ना सड़कों पे बैठ के नहीं बना सकते कि जी आप सड़कों पे एक तहरीक चला दे सूबा बन गया, नहीं। सूबे बनाने के लिए एक आइन के अंदर एक चीज मौजूद है कि जी 2/3 मेजोरिटी ऑफ सेनेट, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली, और उस सूबे की 2/3 अक्सरियत पंजाब असेंबली के अंदर,
जब वो इस बात को ओके करेगी तो सूबे बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात एक रेजोल्यूशन आया आपने, यानी देखिए ना, पीपल्स पार्टी की ड्यूरिटी इस हवाले से यही देख लें कि आपने एक रेजोल्यूशन पास किया कौमी असेंबली के अंदर, जिसके अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया कि जी हम सदर्न प्रोविंस का एक नया सूबा बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, यहां आपने एक रेजोल्यूशन पास करवाया जबरदस्ती ना, एक बुलडोज करके। फिर आप जाते हैं पंजाब असेंबली में, वहां पे एक नया रेजोल्यूशन पास होता है जिसके अंदर दो सूबों की बात की जाती है, सदर्न प्रोविंस और बहावलपुर। उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दस्तखत करके आ जाती है। और वहां पे एक और चीज आ जाती है कि आप एक कमीशन बनना चाहिए। भाई अब कमीशन आप बनाएं, लेकिन अल्टीमेटली कमीशन बनाने की बात भी देखिए, ये रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है बीबी। बात ये कि ये पानी का इतना बड़ा मसला है कि हम सिंध और पंजाब अपने एक दूसरे से एग्री नहीं करते। जब पंजाब के अंदर आप 3 सूबे बनाएंगे तो पानी, लेकिन मैंने ये पॉइंट इसलिए रेज किया तो उसका बैकग्राउंड ये था कि हम लोग थक गए ना आप लोगों के दावे सुन के। हम बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे, पहली बात मेरा दावा नहीं है, ठीक है। बुनियादी तौर पर देखें ना, इस इशू को पोलिटिसाइज करने की जरूरत ही कोई नहीं ना। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। पोलिटिसाइज नहीं करी, मैं तो सिर्फ इस मसले की इंटेंसिटी जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये इतना गैर अहम था तो फिर इतने प्रोसेशंस के दौरान, इतने जलसे जुलूसों के दरमियान इसका इतना जिक्र क्यों किया गया। अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी 3-4 मिनट में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की फौज के करीब इस वक्त सबसे ज्यादा जमात कौन सी है? इस्लामी जमातों में से तो डेफिनेटली देयर सो मेनी, लेकिन जो लिबरल और प्रोग्रेसिव या राइट विंग की दीगर जमातें। देखिए ऑनेस्टली इस दफा फौज ने, ठीक है वक्ती इख्तलाफात भी शायद हुए होंगे हुकूमत के साथ, लेकिन इस दफा पाकिस्तानी फौज ने बड़ी ही कैटेगोरिकल अंदाज में जो ना इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की है। और उन्होंने पहले दिनों से भी, अगर आप याद करें, जब इनिशियल डेज अभी शायद सदर साहब सदर भी नहीं बने थे तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो उस वक्त भी जो ना फौज की सारी क्यादत अपने आप को सबमिट कर रही थी पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने, जहां पे पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी। ये बातें तो पता है ना सदर साहब, मुझे बताएं क्या आप हेजिटेट कर रहे हैं इस बारे में बात? नहीं, मैं हेजिटेट नहीं करता जी, मैं हेजिटेट करेंगे। देखिए बात है, देखिए मेरी बात सुने, जितना अब आने वाले वज़ीर-ए-आज़म या सदर फौज की इंटरफेरेंस से बनेगा, फौज के रोल को रोकने के लिए या उसकी एंटी जो ना पॉलिटिक्स जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने की है, शायद किसी ने भी नहीं की। तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी मैं कोई चीज जो ना उसको करने की कोशिश करूं। लेकिन ये बात एक बात हमें मेरी नजर में गुज़िश्ता 5 साल के अंदर शायद एक आइडियल मौका था कि हम पाकिस्तान की जमहूरियत को जो ना ज्यादा स्ट्रांग कर सकते थे, ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते थे। और अभी तो आपको फौज का खतरा नहीं था फिर भी। लेकिन माजरत के साथ आज फिर हम वहीं पे खड़े हैं कि जी आज फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शोशा उठ के आ जाता है कि जी बस गया जी, नई केयर टेकर आ रही है, कोई लंबी केयर टेकर आ रही है। सवाल ही पैदा होता है कि जी इस सारे मुवाफिक सूरत हाल में पॉलिटिशियंस या खास तौर पे मैं कहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत नाकाम क्यों नजर आती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरी नजर में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई फौज का प्रोपोनेंट नहीं हूं, ना मैंने कभी किसी फौजी जनरल के साथ बैठ के बात की है, ना मैं किसी के साथ जो है कोई मेरे इतनी ज्यादा इंटरेक्शन है। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इस दफा एक मौका जरूर आया था जहां पे फौज चाहती थी कि पॉलिटिकल सिस्टम चले और उन्होंने अपने आप को सबमिट किया, लेकिन आपने डिसीजन नहीं लिया। आपने आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया। आपने मैं वही कर, जब आपने जब वो कह रहे थे आपको जी कि आप डिसीजन लें, आप जो है ना ये जो वॉर ऑन टेरर जिसको आप कहते हैं, किस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं, आप उस तरफ लेके जाएं। और आपने कहा कि आपने स्वात में जाना है, वो स्वात में चले गए। आपने कहा कि वजीरिस्तान में जाना है, वो वजीरिस्तान में चले गए। इशू ये था कि इस दफा मेरी नजर में एक आइडियल सर्कमस्टांसेस थे जहां पे फौज इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। एक आइडियल सर्कमस्टांसेस थे जहां के पाकिस्तान का सिविलियन ऑर्डर मजीद जो है ना स्ट्रांग हो सकता था, स्ट्रेंथ पकड़ सकता था। उसके नजदीक मेरे नजदीक 2 बुनियादी गलतियां हुई। एक तो आपने इनिशियल डेज के जजेस को, जुडिशरी को, जो रिपोर्ट जजेस उसको बहाल नहीं किया, और आपने वो अलायंस जो पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बना था वो आपने 42 दिन में जो उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। ठीक है, बहुत मेरी नजर में अगर ये चीजें हम कर लेते तो शायद आज पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदर अब्बासी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अचीव तो बहुत कुछ किया है अपने टेन्योर में, मगर वो पॉलिटिकल अचीवमेंट है, और जो वर्ड पॉलिटिक्स है वो सिर्फ डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं होती, वो कभी कभी इंटरनल डिक्टेटरशिप का हिस्सा भी होती है। तो डेमोक्रेटिकली हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, और पाकिस्तान में जितने इश्यूज चल रहे हैं जिनको हम लोग कवर करते हैं, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि असल में हम रियल इश्यूज को भी एड्रेस करें और उनके हवाले से भी शोज करें।
तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से इश्यूज हैं उनको डिस्पैशनेटली टैकल करने की जरूरत है, उसमें आप जज्बाती ना हो और बाकी मुल्कों को देखें कि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को कैसे फॉलो करते हैं। दो इदारे आपस में लड़ना ना शुरू कर दें, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें जिनके बारे में बात करना इमीडिएटली बहुत जरूरी है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।